हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं आपके सिलेबस की 100% कवरेज आपके इजी अपने यूट्यूब चैनल पर। खैर, तो आज की क्लास के अंदर एक नई बुक की शुरुआत करते हैं हम। आपकी क्लास 12th की अकाउंट्स का जो दूसरा हिस्सा वॉल्यूम 2 कंपनी अकाउंट्स, जहाँ बिल्कुल ही अलग बातें होने वाली हैं। मान के चलिए जो आपकी वॉल्यूम फर्स्ट है, यानी कि पहली किताब है, पहली बुक, फर्स्ट बुक कौन सी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है, बड़ी भारी भरकम सी बुक है सर जी, है इतनी सारी मुश्किल, इतने सारे चैप्टर, इतना सारा कंटेंट। क्या ये सेकंड बुक भी बिल्कुल इसी तरह की बुक है, कंपनी अकाउंट, जिसका कि नाम है कंपनी अकाउंट, पहला चैप्टर शेयर कैपिटल, और क्या यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर ऑफ चैप्टर हैं? तो मेरे बाबू ऐसा नहीं है। यहां नंबर ऑफ चैप्टर की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर 2 ही चैप्टर हैं, जिसमें से ये पहले चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन ये पहला चैप्टर कोई चैप्टर नहीं, एक समा है, पूरा का पूरा लंबा बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे सिस्टमैटिक वे में सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, नॉलेजेबल चैप्टर है, रियल लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है। तो क्या है जी बातें? कंपनी अकाउंट्स की बातें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके पार्टनरशिप से। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पार्टनरशिप आज से पहले जिंदगी में पढ़ी भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो फिलहाल यहां पढ़ने जा रहे हैं क्या? कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स के बातें अलग हैं, प्रिंसिपल्स अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट दुनिया में आप लोग जाने वाले हो। तो इसी के साथ करते हैं शुरुआत। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसके साथ में जी करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास के अंदर बेसिकली बेसिक जर्नल एंट्रीज से हम लोग बातों की शुरुआत करेंगे। बढ़ते हैं आगे। कंपनी के केस में दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, बहुत लीगल बाधाएं हैं, लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन हमें वो कोई भी कानूनी बातें नहीं पढ़नी। हम यहाँ अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ पढ़ेंगे अकाउंट्स की बातें, यानी जो फाइनेंशियल पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का आना या जाना होता है तो उसको कैसे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, मेनली आपको वो बातें पढ़नी हैं। उम्मीद करता हूं क्लास 11th के अंदर या आज से पहले 12वीं के अंदर भी कंपनी के बारे में इतना तो हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया है कि कंपनी एक ऐसा बिजनेस करने का जरिया होता है जहां कंपनी अपने शेयर्स, यानी एक तरह से ओनरशिप राइट, मार्केट में सेल करती है इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर, और बदले में लोगों से पैसा रेज करती है। यानी कंपनी करती क्या है? बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती हैं, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती हैं? जो पब्लिकली शेयर इश्यू करती हैं। शेयर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो एक शेयर सर्टिफिकेट दे देती हैं। जैसे अगर आप हो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप किसी कंपनी में शेयर खरीद लेते हो तो आप फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हो उस कंपनी की, मेरे बच्चा। जैसे अगर आप रिलायंस के शेयर खरीद लेते हैं, थोड़े से शेयर खरीद लेते हैं, तो आप फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं रिलायंस कंपनी के। हालांकि रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी है कि अगर आप थोड़े से शेयर्स खरीदेंगे तो आप थोड़े से फ्रैक्शनल ओनर ही बनेंगे, जिसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। यानी आपको सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप रिलायंस में कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आमतौर पर होता क्या है, हमें पढ़ना क्या है? हमारे सिलेबस के अंदर कंपनी के रेस्पेक्ट में जब कंपनी शेयर इशू करती है, देखो कंपनी काम तो बहुत सारे करती है, कानूनी बाधाएं भी बहुत सारी पूरी करती है, लेकिन जब कंपनी शेयर इशू करती है और मार्केट से पैसा रेज करती है तो उसकी अकाउंटिंग कुछ कैसे होती है, ये हम लोगों को पढ़ना है। शेयर क्या है? तो काफी ज्यादा आसान भाषा के अंदर एक कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो शेयर्स में ही बटी हुई होती है। एक कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो शेयर्स में ही बटी हुई होती है। हम जितने ज़्यादा एक कंपनी के शेयर्स खरीदते जाते हैं उतने ही ज़्यादा परसेंटेज ओनर बनते चले जाते हैं। जितने कम हम शेयर होल्ड करेंगे उतने कम परसेंटेज के हम ओनर रहने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है कि रिलायंस कंपनी के ओनर मुकेश अंबानी जी के पास में भी ढेरों सारे शेयर्स होल्ड करके बैठे होंगे वो रिलायंस कंपनी में। बट रिलायंस कंपनी के शेयर्स क्या किसी और ने भी खरीदे होंगे? बेशक खरीदे हुए होंगे। तो क्या वो भी ओनर है? यस, वो भी ओनर है, बट फ्रैक्शनल ओनर है बाकी सब लोग। खैर हमें तो क्या पढ़ना है? हमें तो ये पढ़ना है क्या कि बेसिकली ये जो पर्सन्स हैं, जो इतने सारे काफ़ी सारे लोग हैं, इंसान हैं, इंडिया में रहने वाले या बाहर देश के वासी हैं, तो ये अलग अलग किसी भी कंपनी के अंदर जब पैसा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं मेरे बाबू। तो इन्हें बदले में क्या मिलता है? इन्हें बदले में मिलता है, पैसा लगाते हैं ये लोग, ठीक है जी, पैसा लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें बदले में क्या मिलता है? तो इन्हें बदले में मिलते हैं शेयर सर्टिफिकेट।
इन्हें बदले में क्या मिलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। आप जितना ज़्यादा पैसा लगाते चले जाओगे आप उतना ही ज़्यादा उस कंपनी के फ्रैक्शनल ओनर बनते चले जाते हैं। तो बेसिकली ये जो शेयर होल्डर लोग हैं, ये जो इतने सारे लोग हैं, ये कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और बदले में इन्हें मिलते हैं शेयर के सर्टिफिकेट, यानी शेयर्स मिलते हैं। शेयर जैसे ही इनको मिल जाते हैं तो ये तुरंत उस कंपनी के क्या कहलाए जाते हैं? बताओ क्या कहलाए जाते हैं? आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो आप आज के बाद से क्या कहलाए जाओगे? रिलायंस कंपनी एक तरीके से ओनर कहलाए जाओगे। आपने रिलायंस के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, आप रिलायंस के अच्छे खासे ओनर बन जाओगे। थोड़े से शेयर खरीदे तो आप कुछ हद तक ओनर बन जाओगे। मुद्दे की बात, जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा परसेंटेज के आप ओनर बनते चले जाते हो एक कंपनी की दुनिया में। तो जरा आराम से, क्या इस ट्रांजैक्शन को मैं ऐसे करके इंटरप्रिटेट कर सकता हूं या नहीं? जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को ऐसे करके इंटरप्रिटेट कर सकता हूं या नहीं कि एक ओनर बिजनेसमैन में पैसा लगा रहा है, एक ओनर बेसिकली बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो इस चीज़ की क्या जर्नल एंट्री होती है मेरे बच्चा? क्योंकि हमने तो कहा था हम तो यहाँ कोई लीगल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ अकाउंट्स की बातें करेंगे कि कब पैसा आया है, कब पैसा गया है और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो जरा आराम से, बेसिकली ये जो ये ओनर लोग हैं जो वैसे एक आम आदमी हैं, जो वैसे एक आम आदमी हैं, इन्होंने पैसा लगाया तब जाके ये शेयर होल्डर बने हैं, लेकिन ये जैसे ही पैसा लगा देते हैं तो ये तुरंत ओनर की कैपेसिटी में आ जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये ओनर बन जाते हैं। तो डन, ओनर ने एक तरीके से अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है हम लोग जानते हैं। भाई जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ये तो हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि पार्टनर लोग फॉर्म में पैसा लगाते हैं तो क्या होता है? बताओ क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि फॉर्म में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट हम तुरंत क्रेडिट कर दिया करते हैं मेरे बच्चा। तो एक तरीके से जब कहीं भी शेयर होल्डर लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं और शेयर परचेज करते हैं, यानी एक तरीके से मालिकाना हक प्राप्त करते हैं, एक तरीके से ओनरशिप राइट प्राप्त करते हैं, तो कह सकते हैं हम कि वो ओनर हैं कंपनी के। और ओनर बिजनेस में अगर पैसा लगाएगा तो बताओ क्या होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए? तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट? अब देखो यहां शेयर्स की दुनिया में तो ज्यादातर बार हम बोलेंगे बैंक अकाउंट। तो इस तरह की परिस्थितियों में कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है सर जी इस सिचुएशन में? तो क्रेडिट होता है, कौन सा होता है बताओ? पता तो है तुम्हें? भाई ओनर बिजनेस में अगर पैसा लगाता है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब क्योंकि ये एक ऐसी कैपिटल है जो शेयर्स के थ्रू रेज की जा रही है, तो सच कैपिटल इज नॉन एज अ शेयर कैपिटल। तो देखो इतनी बातों से हमारे जो कंक्लूजन्स बनते हैं वो क्या बनते हैं कि शेयर होल्डर अगर कभी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो शेयर होल्डर एक तरीके से ओनर है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम ऐसे इंटरप्रिटेट करके चलेंगे कि मानो कि ओनर बिजनेस में, ओनर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी अपनी बुक्स में इस एंट्री को कैसे करेगी? कंपनी करेगी जैसे कि 11वीं क्लास से करते आ रहे हैं कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेगी और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। और कैपिटल क्योंकि ये शेयर्स के थ्रू रेज की जा रही है तो दैट्स वाई कैपिटल का नाम रख दिया जाता है शेयर कैपिटल मेरे बच्चा। और ध्यान रखना, देखो ये है कंक्लूजन। ऐसा नहीं कहा मैंने कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, ये है कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन है कि एट एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर। जब इश्यू ऑफ शेयर्स की बात आएगी बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, क्योंकि शेयर इशू करने से पैसा आता है कंपनी के पास, क्योंकि जो अकाउंटिंग कर रहे हो मेरे बच्चा, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। ध्यान रखिएगा। कभी सोचो कि सर जी हम तो शेयर खरीद रहे हैं हम तो शेयर खरीद रहे हैं तो हमारी जेब से तो पैसा जाएगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो शेयर खरीद रहे हो, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, बट जो अकाउंटिंग चल रही है वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से चल रही है। तो जो आपको भी बातें सोचनी है वो कंपनी के हिसाब से सोचनी है। तो कंपनी के हिसाब से सोच रही है, कंपनी के पास तो पैसा आएगा, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कंपनी की बुक्स में तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी कैपिटल नाम से, विच लायबिलिटी इज नॉन एज अ शेयर कैपिटल। तो ये कंक्लूजन हमारे बनेंगे जब शेयर इशू किए जाएंगे, जब इशू ऑफ शेयर्स होगा, तब उस परिस्थितियों में आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा मेरे बाबू। तो इस तरह की हमारी शुरुआती बातें हो गई, कंक्लूजन हमारे बन गए। अब जरा अगले पेज पर हम बात करते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक के नेचर के बारे में। ये जो शेयर कैपिटल का नाम का चैप्टर है, क्यों कह रहा था मैं शुरुआत में कि ये कोई चैप्टर नहीं है तो एक समा है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं,
जो आप काफ़ी लेटर स्टेज पर पढ़ोगे, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, आप उन तक सीधा नहीं पहुंच सकते हो। वो वाकई में अगर सपोज करो कहूँ तो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, थोड़े मुश्किल हैं। और उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको अलग अलग कदम चलने पड़ेंगे। पहले पहला कदम चलना पड़ेगा, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, अलग अलग कदम चलने पड़ेंगे जी आपको। और एक भी कदम पर अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो वहीं लुटिया डूब जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी, परेशानी हो जाएगी। यहाँ जो चीज़ें हैं वो कुछ इसी नेचर की हैं कि लगेंगी आसान, मुश्किल नहीं लगेंगी। आज की क्लास में भी ये जो सबसे पहली क्लास में हम पढ़ रहे हैं, बड़ी आसान चीज़ें लगेंगी, लगेगा मानो कि बस इतना ही है, बट टेक्निकली वो पेपर में नहीं आता। हम तो ये सबसे आखिरी वाले क्वेश्चन, जो थोड़ा मुश्किल कैटेगरी के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अच्छे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ सही पैटर्न से पढ़ाई करेंगे। जैसे आज की क्लास के अंदर तो ऑब्वियसली कुछ एक बेसिक बातें ही करने वाले हैं, हम बेसिक जर्नल एंट्री की बातें करेंगे। देन फिर कुछ एक एडिशनल टर्म्स को हम जानेंगे कि कई बार कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है जी? कॉल्स इन एरियर्स कि कोई कोई जो शेयर होल्डर होता है ना भाई, वो डिफॉल्ट कर देता है, वो अपना पैसा चुका नहीं पाता, तो ऐसे सिचुएशन में डिफॉल्ट के केस में कॉल्स इन एरियर्स आ जाता है। कई बार कॉल्स इन एडवांस भी होता है सर जी। कॉल्स इन एडवांस कब होता है? जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा जमा करा दे, यानी कंपनी जो होती है वो शेयर्स के बदले में पैसा मांगती है। ये हमने सबसे शुरुआत में देखा ही था कि कंपनी जो होती है भाई वो शेयर देने के बदले में पैसा मांगती है। अब कंपनी क्या करती है, कई बार टुकड़ों में पैसा मांगती है। तो कुछ शेयर होल्डर को डिफॉल्ट कर देते हैं, कुछ वक्त से पहले भी पैसा जमा करा देते हैं। तो इस चीज़ को आप सेकंड स्टेप में पढ़ोगे। कई बार कुछ शेयर होल्डर लोग डिफॉल्ट कर देते हैं तो बेसिकली उनके शेयर छीन भी लिए जाते हैं, फॉरफीचर हो जाता है। कई बार मार्केट में कंपनी शेयर इश्यू तो करती है बट कम एप्लीकेशन आती है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। कई बार ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, यानी कि आपने मार्केट में शेयर इशू किए, ज़्यादा एप्लीकेशन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन। ये जो छीने हुए कैंसिल किए हुए शेयर थे उनको कई बार हम मार्केट में दोबारा से री इशू भी कर देते हैं। और ओवरऑल जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो इन सारी के सारे कंसेप्ट को कंप्राइज कर लेता है। अभी के लिए कंसेप्ट सुनकर आपको ये लग रहा होगा पता नहीं मास्टर क्या बोले जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ थोड़ी ना रहे हैं। आज की क्लास के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बेसिक फाउंडेशन कदम है, सबसे पहला कदम है, सिर्फ यही हम पढ़ेंगे। तो बाकी की अगर ये जो टर्म मैंने लिखी है इनका मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो क्या ही मैटर करता है। अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी हम लोगों को। हर चीज का अपना वक्त होता है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का कर्म वो करते रहिए, फल मिलता रहेगा। तो आज की क्लास का कर्म तो बस इतना ही है कि स्टेप नंबर 1 हम लोगों को चलना है तो बेहतर तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे मानो कि कोई ना चला हो इस तरीके से। तो आओ जरा करते हैं शुरुआत सबसे पहले कदम की। तो उम्मीद करूंगा नेचर समझ में आ गया होगा कि भैया पेपर में तो थोड़े मुश्किल कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको सीरियल वाइज, स्टेप वाइज थोड़े थोड़े कुछ एक टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके बातें मेरी समझ में आएंगी मेरे बच्चा। इसके अलावा हमने ये कंक्लूजन जरूर अच्छे से माइंड के अंदर याद रखना कि जब जब शेयर इशू किए जाते हैं तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर। इस बात को तो संस्कार में ले आओ अपने कि जब जब शेयर इशू किए जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर क्योंकि पैसा आएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है हमारी। खैर आगे चल के जरा बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन कैसे होते हैं जी? क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला हुआ होता है। उम्मीद करता हूं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो सभी को पता है कि भैया सीरियल नंबर होता है, पर्टिकुलर्स होता है जहां हम डेबिट क्रेडिट की डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, एलएफ का कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ऐसे करके कुछ बातें हो जाती हैं। ठीक है जी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, कंपनी ने इशू किए हैं कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर। देखो एक करती है कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू कि हाँ भाई कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 400, 500 नंबर ऑफ शेयर्स। और हमेशा एक शेयर का भाव भी होता है अपना कि भाई कितने के भाव पे कर रहे हो, कि जो आप शेयर इशू कर रहे हो, इशू करने का मतलब मार्केट में बेचना है एक तरीके से। इशू करने का मतलब मार्केट में बेचना है एक तरीके से, और बेचने से तो पैसा आता है। कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करेगी, बेचेगी, तो बदले में शेयर होल्डर से पैसा लेगी। तो ये बात तो पक्का है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर। चलो जी ठीक बात है, लेकिन कितने से होगा? तो देखो एक शेयर को जो भाव है लिखा हुआ है @10, जिसका मतलब है कि हर एक शेयर पर आपको 10 रुपए मिलने वाले हैं। तो हर एक शेयर पर आपको 10 रुपए मिलने वाले हैं। तो नंबर ऑफ शेयर आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो, और एक शेयर का जो प्राइस है, वो आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो, और बस पता लगा लो कि कितना पैसा मिलेगा। भाई 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 रुपये के भाव पर इशू कर रहे हैं, तो टोटल कितना पैसा आया होगा कंपनी को? तो 1 लाख रुपए आए होंगे कंपनी को।
और बाकी और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है कि इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। कई बार होता है कि जो एप्लीकेशन आती है, जो लोग अप्लाई करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं, कई बार थोड़ा ज़्यादा करते हैं। जैसे कि कह रहे थे कि कम करते हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा करते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ऐसे करके भी कुछ एक बातें होती हैं। बट आज तो स्टेप नंबर 1 बेसिक जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटीज में मिक्स नहीं करेंगे। सबसे पहले बेस लेवल का कंसेप्ट अपना बना के चलेंगे। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या था। हमारा कंसेप्ट था कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर। और हमारा कंसेप्ट क्या था? हमारा कंसेप्ट था कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर। लेकिन ये कोई एक जर्नल एंट्री में नहीं करते हम लोग, ये कोई एक जर्नल एंट्री में नहीं करते हम लोग। हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग 2 एंट्रीज के अंदर तोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, शुरुआत में जब पैसा आता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट क्या मतलब हुआ टेम्परेरी अकाउंट का, अभी समझ में आ जाएगा। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि भाई 10,000 शेयर 10 रुपए के भाव पर इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितनी अमाउंट से एंट्री होगी? 1 लाख रुपए से एंट्री होगी, क्योंकि टोटल 1 लाख रुपए आए होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अब कितना पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो, जितना पैसा आया है सारा ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगली ही एंट्री में जो टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी का मतलब होता है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई चीज क्रिएट की है आपने क्रेडिट करके, तो उसे फिनिश कैसे करोगे? डेबिट करके। तो ये जो आपने टेम्परेरी अकाउंट अभी अभी क्रिएट किया था क्रेडिट करके, तो उसे डेबिट करके फिनिश करने का वक्त आ गया है। तो यानी इन शॉर्ट देखो बात वही है कि अगर आप इन दोनों की दोनों एंट्रीज को मर्ज करोगे तो इफेक्ट तो वही बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट एक टेम्परेरी अकाउंट को हम ले आते हैं, कारण क्योंकि ये जो एंट्री है ये है एक तरीके से शेयर देने की एंट्री, शेयर सर्टिफिकेट देने की एंट्री। वो एंट्री है पैसा आने की एंट्री। और रियल लाइफ में इन 2 इवेंट्स के बीच में टाइम गैप तो आ जाता होगा। ऐसा तो नहीं है कि लोग जैसे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, पैसा जमा कराते हैं कंपनी के पास, ऑन द स्पॉट उनको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाते होंगे। नहीं, आमतौर पर होता तो क्या होगा, लोग पहले पैसा जमा कराते हैं कंपनी के पास में शेयर्स खरीदने के लिए, बाद में आफ्टर सम डेज उन्हें कंफर्मेशन आती है कि उनको शेयर मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं। आमतौर पे तो मिल ही जाते हैं, और यहां तो हम यही मान के चल रहे हैं कि मिल ही जाते हैं। बट ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस ये जो पहली एंट्री है ये किस चीज की है? ये एंट्री है पैसा मिलने की एंट्री। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के वक्त यानी जब लोग अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त पैसा आने की एंट्री। और ये क्या है? ये है बेसिकली बीइंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो अपने अपने शेयर होल्डर को, जिसने पैसा जमा कराया था, तो उन सभी को शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों अलग अलग इवेंट की एंट्री हैं। कंक्लूजन हमारा वही है कि भैया बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, शेयर कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। लेकिन बीच में हमने एक एक्स्ट्रा अकाउंट इंसर्ट कर दिया जो एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ तो कैंसल हो गया एक तरीके से। दोनों एंट्रीज को मर्ज करके तो हमारा वही बन रहा है जो हमने कंक्लूजन बनाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसी के साथ में ये हमारा हो गया। ये कौन सा केस था? जब कंपनी जो की है सारा पैसा लमसम में मांग रही है। लमसम का मतलब क्या होता है कि एक शेयर का भाव जितना है, एक शेयर का भाव जितना है वो सारा का सारा पैसा एक ही बार में मांग जाएंगे जी हम लोग। तो जैसे एक शेयर 10 रुपए का है तो सारा का सारा एक ही बार में मांग लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार कुछ और भी होता है। अब जैसे यहां पर कंपनी इशू कर रही है कितने? 25,000 शेयर्स। एक शेयर पे कितना पैसा मांगना है? तो एक शेयर पे जी सर जी 100 रुपए मांगने हैं। लेकिन इस बार कंपनी ने क्या किया, कंपनी कह रही है कि 100 रुपए नहीं, 100 नहीं, माना हम लोग मांग रहे हैं एक शेयर के बदले में 100 रुपए, लेकिन आप लोग एक काम करिए, इस पैसे को टुकड़े में दीजिए, इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में दीजिए। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पूरा 100 रुपए देने की क्या जरूरत है, आप खाली 20 रुपए जमा कराओ। बाद में जब हम आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहे होंगे तो आप लोग 30 रुपीज जमा करा देना, बाद में 40 रुपए जमा करा देना, बाद में और जमा करा देना। यानी करते क्या है कि भाई एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, तो उसका उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी अलग अलग। और देखो ये इंस्टॉलमेंट हमेशा इन्हीं नामों से बनाई जाती हैं। हमेशा सबसे पहली जो कॉल, यहां इंस्टॉलमेंट को पुकारते हैं हम कॉल्स। क्या पुकारते हैं? कॉल्स। यानी यहां पर ये जितने भी हम नाम लिख रहे हैं ये लिखने वाले हैं हम कॉल्स का। खैर, तो सबसे पहली कॉल का नाम हमेशा एप्लीकेशन रखा जाता है, दूसरी कॉल का नाम अलॉटमेंट हमेशा रखा जाता है। नालायकों ध्यान से सुन लेना ये बात,
सबसे पहली कॉल का नाम एप्लीकेशन रखा जाता है, दूसरी कॉल का नाम अलॉटमेंट रखा जाता है, तीसरी कॉल का नाम फर्स्ट कॉल रख दिया जाता है, अगली कॉल का नाम सेकंड कॉल, अगली कॉल का नाम थर्ड कॉल, और आमतौर पर सबसे आखिरी कॉल का नाम कई बार फाइनल कॉल रख दिया जाता है, कई बार। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट बनाई है, तो देखो जो लास्ट वाली कॉल होगी अब उसका नाम या तो सेकंड कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, तो सेकंड कॉल हो सकता है, और या फाइनल कॉल हो सकता है। तो इस बार इन्होंने खुद ही बोला हुआ है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का मतलब क्या? सबसे आखिरी कॉल, फाइनल कॉल। और सीधी सी बात है कि कर क्या रहे हैं ये, जो भाई एक शेयर के बदले में 100 रुपए लेने थे तो उसको टुकड़ों में मांग रहे हैं, तो 20 30 40 और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो 20 30 40, टोटल कितना लेना है? टोटल कितना लेना है? टोटल तो 100 रुपए लेने हैं, तो 100 में से 40 30 70 20 90, यानी कि टोटलिटी में 90 की डिटेल दी हुई है। तो ये जो ये फाइनल कॉल होगी ये कैसे निकालोगे? माइनस करके। तो 100 में से इन 3 फिगर का टोटल माइनस कर दोगे तो 10 रुपए आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं इस बैलेंसिंग में किसी को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। कर क्या रही है कंपनी? एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसे एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में लेने की बातें कर रही है मेरे बच्चा। खैर, ऐसी सिचुएशन में एंट्री कैसे फ्लो करती हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि बेसिकली हर एक कॉल की 2 एंट्री होने वाली हैं। हर एक कॉल की कितनी एंट्री होंगी? 2 एंट्री होंगी। यानी अगर किसी क्वेश्चन में 4 कॉल हैं तो 4 2 जा 8 एंट्री होंगी। किसी क्वेश्चन में 3 कॉल हैं तो 3 2 जा 6 एंट्री होंगी। किसी क्वेश्चन में 5 कॉल हैं तो 5 2 जा 10 एंट्री होंगी। जितनी कॉल होंगी, जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, इनटू 2 करके नंबर ऑफ एंट्री आप पता कर सकते हो। तो चलो जी, करते हैं क्वेश्चन शुरू। कैसे करेंगे? तो यहां पर तो फॉर्मेट के हिसाब से वही सीरियल नंबर और फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स, और यहां पर LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो देखो, पहली एंट्री करने का तो तरीका वही रहने वाला है हमारा। क्या कि जैसे कि हमने पहले किया था, क्या कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। तो ठीक है, वैसे ही करेंगे हम कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा पहली एंट्री में, और जो दूसरी नंबर की एंट्री होगी उसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। और फिर आना था मेरा एक टेम्परेरी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, और फिर आएगा मेरा एक टेम्परेरी अकाउंट। कौन सा टेम्परेरी अकाउंट? अब देखो, यहां जो मेरा टेम्परेरी अकाउंट आता है वो आता है सिर्फ शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट डे लिखूंगा, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अलग अलग हैं। यहां लमसम वाले केसेस में तो आप एक साथ लिख देते हो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट जब कहीं भी इंस्टॉलमेंट वाला केस आएगा तो उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशन में आप खाली शेयर एप्लीकेशन लिखते हो। उसको एक बार आप क्रेडिट करोगे और एक बार आप डेबिट कर दोगे। शेयर एप्लीकेशन, ऐसे करके बातें हैं। शेयर एप्लीकेशन, बार बार बातें वही बोली जाएंगी कि जो आपका कंक्लूजन था, जो हमने सबसे पहले पेज पे बनाया था, वो कंक्लूजन एक बार फिर हमेशा सच साबित होगा। क्या बनाया था सबसे पहले पेज पे? कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर, ऐसे करके बातें। खैर, तो अब जरा आराम से बात करते हैं कि अमाउंट आपकी कितनी आएगी। तो भाई ये पहली कॉल कितने की है? 20 रुपए की है, तो 25,000 नंबर ऑफ शेयर। क्या इस बार क्या 100 से कर दूंगा? क्या है 25,000 नंबर ऑफ शेयर, क्या इस बार 100 रुपए मांग लूंगा? अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे हैं। तो 25,000 तो आएंगे मेरे नंबर ऑफ शेयर, लेकिन इनटू में 100 क्यों करूंगा? सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट विच इज 20, सिर्फ इतनी ही तो लिख पाऊंगा मेरे बाबू। तो इस तरीके से मेरे 5 लाख रुपए आ जाएंगे। 5 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेशन भी उम्मीद करता हूं आप लोग लिख ही सकते हो। क्या लिखा जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप कॉल्स के नाम का पैसा ले रहे हो वो जाएगा तो वहीं जहां उसकी डेस्टिनी है। हर कोई चीज अपनी डेस्टिनी तक तो पहुंचती जरूर है। तो ये भी पैसा, चाहे एप्लीकेशन का पैसा है, चाहे अलॉटमेंट का पैसा, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा, ये जाएगा तो वहीं
जहां इसकी डेस्टिनी है। खैर, तो कहां इसकी डेस्टिनी है? इसकी डेस्टिनी है शेयर कैपिटल में। तो पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर बाद में शेयर एप्लीकेशन से पैसे को उठा के पटक दिया शेयर कैपिटल के अंदर। तो ऐसे करके बातें हो गई। तो एप्लीकेशन की हमारी एंट्री हो गई, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बाकी हैं, 6 एंट्रीज बाकी हैं जो बहुत जल्दी से हम लोग कर देंगे। तो आओ जरा देखें। तो देखो आगे कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज करनी है, आगे करनी है हमें 6 एंट्री करनी है। तो आओ जरा देखते हैं बातों को। और अब कान खोल के सुन लेना भैया, ठीक है जी। हर एक कॉल की जो एंट्री होती है वो इस तरीके से 2 हिस्सों में करते हैं हम लोग। पहले करते हैं एक ड्यू की एंट्री, पैसा मांगने की एंट्री, फिर करते हैं रिसीव की एंट्री, पैसा मिलने की एंट्री। एक करते हैं ड्यू की एंट्री, एक करते हैं रिसीव की एंट्री, एक करते हैं ड्यू की एंट्री, एक करते हैं रिसीव की एंट्री। यानी ये जो 2 एंट्री हैं ये हैं शेयर अलॉटमेंट की, ये जो 2 एंट्री हैं ये है शेयर फर्स्ट कॉल की, ये जो 2 एंट्री हैं ये होंगी शेयर फाइनल कॉल की। हर कॉल की एक होगी ड्यू की एंट्री, एक होगी रिसीव की एंट्री। एक ड्यू की एंट्री, एक रिसीव की एंट्री। ड्यू की एंट्री मतलब पैसा मांगने की एंट्री, रिसीव की एंट्री मतलब पैसा मिलने की एंट्री। किस तरीके से की जाती हैं जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले ड्यू की एंट्री की जाती हैं, किस तरीके से की जाती हैं जरा ध्यान से प्लीज और प्लीज देख लीजिए। रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल। फिर से ड्यू की एंट्री, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव की एंट्री बैंक, ये तो गलत हो गया, बैंक। रिसीव की एंट्री में होता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल। ड्यू की एंट्री में अगेन रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। यानी एप्लीकेशन की एंट्री करने के बाद में बाकी की जितनी भी कॉल्स हैं उनकी एंट्री का पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहता है। एक ड्यू की एंट्री, एक रिसीव की एंट्री, एक ड्यू की एंट्री, एक रिसीव की एंट्री। ड्यू की एंट्री होती है रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल। रिलेवेंट कॉल का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चा? रिलेवेंट कॉल का मतलब हुआ उस कॉल का नाम लिख दो आप। उस कॉल का नाम क्या है? उस कॉल का नाम है शेयर अलॉटमेंट। तो आप शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पहले कर देते हैं, फिर बाद में करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बाद में करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जब पैसा रिसीव हो जाता है। जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे होगे तो क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बाद में कर दोगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी ये जो कॉल वाले अकाउंट है ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, एक बार डेबिट होते हैं, एक बार क्रेडिट होते हैं, फिनिश हो जाते हैं, एक बार डेबिट होते हैं, एक बार क्रेडिट हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ये जो सबसे आखिरी भी होगी फाइनल कॉल की एंट्री, तो ये भी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। तो आपको ड्यू की एंट्री में क्या करना है? रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, और रिसीव की एंट्री में क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और ऑब्वियसली जहां जहां डेबिट हो रहा है उसके आगे डेबिट वाला साइन तो कॉट करना ही करना है। यहां पर भी डेबिट का साइन कॉट करना ही है, डेबिट का साइन कॉट करना ही है, ठीक है जी। तो ये वाली बातें तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा ऑब्वियस ही हैं। तो देखो ये चीजें बहुत स्ट्रांगली याद होनी चाहिए आपको। स्टेप वाइज और तरीके से चलने का मतलब ही होता है कि जब स्टेप नंबर 1 हम फाउंडेशन चल रहे हैं तो उस बात को अच्छे से माइंड में रिटेन करो। और ये कोई आखिरी कदम नहीं, ये तो पहला कदम है। घर पे बंद कमरे में शीशे के आगे प्रैक्टिस करो, रोज रोज अभ्यास करो, अंधेरे में भी उजाले में भी, हर तरीके से। कैसे? कि रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। क्योंकि पैटर्न हमारे लगभग अगर 99वां भी क्वेश्चन कर रहे होंगे शेयर कैपिटल का तो यही रहने वाला है। क्या? रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। और रिलेवेंट कॉल का मतलब उस कॉल का नाम लिख देना, उस कॉल का नाम लिख देना। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल। तो ये एंट्री इसी तरीके से। और देखो कभी भी आप किन्हीं भी 2 एंट्री को अगर मर्ज करोगे, इन 2 एंट्री को मर्ज करके देखो, शेयर फाइनल से शेयर फाइनल कैंसिल, कंक्लूजन वही बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो कंक्लूजन तो हर बार वही बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। किसी भी कॉल की ये जो 2 एंट्री हम लोगों ने की हुई है, ये इनको अगर आप कॉल वाले अकाउंट को कैंसिल करोगे तो कंक्लूजन तो वही बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रिलेवेंट कॉल जो होगी वो तो खत्म ही हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा। तो ऐसे करके बात है। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट तो हद से ज्यादा आसान ही है भाई। जो दूसरी कॉल है वो 30 की है, ये 40 की है, और वो सबसे आखिरी कॉल कितने की है भाई? ये 30 की, ये 40 की और ये 10 की। तो ठीक है, ये जो एंट्री होगी ये 30 रुपए के हिसाब से होगी, ये जो एंट्री होगी ये 40 रुपए के हिसाब से होगी,
और ये जो एंट्री होगी ये 10 रुपये के हिसाब से होगी। और नंबर ऑफ शेयर तो हर जगह मल्टीप्लाई करने हैं, यहाँ पर भी 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर भी 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पर भी 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर तो आ जाएगी ये एंट्री कितने से, 2.5 लाख रुपये से। तो 2.5 लाख रुपये की ये ड्यू की एंट्री और 2.5 लाख रुपये की ही ये रिसीव की एंट्री। 2.5 लाख रुपये की ड्यू की एंट्री, 2.5 लाख रुपये की रिसीव की एंट्री। और ऐसे ही यहाँ पर ये 7.5 लाख हो जाएगा। तो 7.5 लाख रुपये की ड्यू की एंट्री, 7.5 लाख रुपए की ड्यू की एंट्री और 7.5 लाख रुपए की रिसीव की एंट्री। ठीक है जी। क्या ड्यू की एंट्री और रिसीव की एंट्री की अमाउंट हमेशा बराबर होती है? हाँ, अभी तो बराबर ही है, जल्दी तो बदलेगी। खैर, बट अभी आज की क्लास के अंदर तो जो बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से ही हो जाना है। ये 10 लाख रुपए से होगा ड्यू की एंट्री और अपना रिसीव की एंट्री। तो बस इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि जो गौर करने लायक बात है, जरा ध्यान से, जो गौर करने लायक बात है, एक बात गौर करने लायक है, अगर नहीं की तो अब करें गौर। क्या कि देखो ये जो बाद वाली एक कॉल्स हैं एप्लीकेशन के बाद वाली, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनमें बाद में होती है बैंक वाली एंट्री, पहले तो ड्यू की एंट्री होती है। बाद में होती है बैंक वाली एंट्री, पहले तो शेयर कैपिटल की होती है। यानी शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले हो जाती है यहां पर, और बैंक वाली एंट्री बाद में होती है। जबकि अगर सपोज करो आप एप्लीकेशन की कॉल की बात करो, एप्लीकेशन वो थोड़ी अलग है, ये थोड़ी अलग है। यहां बैंक की एंट्री पहले होती है, शेयर कैपिटल की बाद में होती है। हो यहां पे भी वही रहा है कि रिलेवेंट कॉल एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट हो रहा है, बट पहले बैंक की एंट्री हो रही है, बाद में शेयर कैपिटल की एंट्री हो रही है। लेकिन यहां पर तो बेसिकली बैंक की बाद में हो रही है, पहले शेयर कैपिटल वाली एंट्री हो रही है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है ऑब्वियसली। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही था। सारा का सारा प्रोसेस कब शुरू होता होगा? जब लोग पैसे जमा कराते होंगे। तो चीज़ों की शुरुआत ही यहाँ से होती है। लोग पैसा जमा कराते हैं, हम उनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके बाद में तो पहले कंपनी पैसा मांगती है, फिर लोग पैसा जमा कराते हैं। कंपनी पैसा मांगती है, फिर लोग पैसा जमा कराते हैं। कंपनी पैसा मांगती है, फिर लोग पैसा जमा कराते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें तो बदलनी ही थी एज कंपेयर टू एप्लीकेशन। यानी इन सारी बातों से हम ये सीखे कि एप्लीकेशन की एंट्री एक तरफ, अपनी तरफ, एप्लीकेशन की एंट्री में पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बाद में उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे आप। लेकिन बाद वाली जो कॉल्स हैं उनमें तो पहले आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके ड्यू करते हो एंट्री को, और बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल पैसे को रिसीव करते हो। एप्लीकेशन की एंट्री अलग, और बाकी की जितनी भी कॉल्स हैं, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल, सेकंड, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो भी है, उन सभी की आपकी एक पैटर्न पे एंट्री होती है, एक तरह से एंट्री होती है मेरे बाबू। तो इसी के साथ में आज की क्लास के अंदर देखो, आज की क्लास का मेन क्रक्स ये था कि हम लोगों ने एक कंक्लूजन बनाया। ये कंक्लूजन बनाने के बाद में जब कहीं भी एक साथ अगर कंपनी पैसा मांगे तो ये 2 एंट्री होती है, सिर्फ 2 एंट्री होती हैं अगर एक साथ पैसा मांगे। और अगर इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगे तो भाई अगर 4 इंस्टॉलमेंट होगी तो 8 एंट्रीज होंगी, 3 इंस्टॉलमेंट होगी तो 6 एंट्रीज होंगी, 5 इंस्टॉलमेंट होंगी तो 10 एंट्रीज होंगी। तो बेसिकली कॉल्स के हिसाब से एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है ये हमने देखा, और इसकी प्रैक्टिस करनी तो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। तो ये आगे के ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं। ठीक है जी, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं और उसके बाद दिखाने भी हैं। कहाँ? व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक क्वेश्चन है जहां पर कॉल्स की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, एक ये दूसरा क्वेश्चन है जहां लमसम का कैटेगरी है। तो जो क्लास में डिस्कस किया है वो ही हमने कर लिया। और देखो लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत मुश्किल है शेयर कैपिटल, लेकिन बना देंगे उसे आसान। बहुत ज्यादा तरीके से चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल अपवर्ड करेंगे, और जो एग्जाम लेवल है वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा भी वक्त नहीं लेने वाले, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन लगातार जुड़े रहेंगे कंसिस्टेंसी और डेडिकेटेडनेस के साथ, तभी बात बन पाएगी हमारी। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए अभी की तो बात खत्म हुई। ये 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं होमवर्क में। और फिलहाल के लिए ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।